तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा हार्टिकल्चर का क्लास रहेगा, उससे क्या आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो भी लेक्चर कंप्लीट करा है, जो भी हमने करा पे कंप्लीट करा है, उसको आप जरूर अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि सब क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। क्योंकि अगर पेपर रैंक अच्छी लानी है तो समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेते, पूछ लेते हैं कि आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जो हमने पढ़ा है उसको आप सभी लोग तैयार किए कि नहीं। तो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो समझ लीजिए हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग जो हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए आप सब बताइएगा कि आम के पुष्करम को क्या कहा जाता है। मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, आम के पुष्करम को क्या कहा जाता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुरंत बताइए। राहुल पाल, गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, बताइए आप सभी लोग आम के पुष्करम को क्या कहा जाता है। मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज या मैंगो इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। सत्यम शुक्ला जो हम बता रहे पेनिकल, अब से क्या दो पेनिकल, हरिओम पेनिकल, नईम मलिक पेनिकल, जिसा गुप्ता पेनिकल, ऋतिक सिंह पेनिकल, अमन मिश्रा पेनिकल, गोविंद राज कन्नौज पेनिकल, आलोक कुमार, अभिषेक यादव, विपिन कुमार कन्नौज, नवनीत शुक्ला, विमल कुमार, सैनी सिंह। चलिए भाई ये आंसर काफी स्टूडेंट का सही है। अब बताइए कि केला की अधिक पकी अवस्था में महक आने का कारण, केला में अधिक पकी अवस्था में महक आने का कारण क्या हो जाए। हमने बताया था 3 अवस्थाएं होती हैं, एक हरी अवस्था, एक पकी अवस्था और एक अधिक पकी अवस्था। क्या था? अधिक पकी अवस्था। तो केला की अधिक पकी अवस्था में महक आने का कारण 3 अवस्थाएं होती है, एक हरी अवस्था रहेगा, एक पकी अवस्था रहेगा, एक अधिक पकी अवस्था। तो केला की अधिक पकी अवस्था में महक आने का कारण, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अमित कुमार मौर्य बता रहे पेनिकल, अनुराग दत्त पेनिकल, रवि बरेली पेनिकल, विकास पाल पेनिकल। चलिए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। कि केला की अधिक पकी अवस्था में, विपिन बता रहे पेंटेनॉल, नईम मलिक बता रहे आइसोपेंटेनॉल। चलिए बताइए आप सभी लोग। अब से क्या तो बता रहे हैं सर एसिड के कारण। हमने भैया अवस्था पूछ रहे, एसिड के कारण नहीं पूछ रहे कि किससे पकाया जाता है, कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है। अमित कुमार मौर्य बता रहे आइसोपेंटेनॉल, यूजेनॉल। प्रेम प्रताप सिंह राजपूत बता रहे यूजेनॉल। विपिन राज कन्नौज, शिव सिंह कन्नौज, माई टारगेट CSA यूनिवर्सिटी, आइसोपेंटेनॉल सही है। आर्यन सिंह आइसोपेंटेनॉल, सालू यादव आइसोपेंटेनॉल, नवनीत शुक्ला आइसोपेंटेनॉल। कुछ स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा, कुछ का भैया गलत आ रहा। तो आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर है, एक एक क्वेश्चन के लिए आपका काफी कंपटीशन हो जाएगा। समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन अगर आप वहां पर गलत करेंगे तो वो कंपटीशन आपका तुरंत बढ़ा देगा। इसीलिए क्वेश्चन कोशिश करिए कि सभी क्वेश्चन सही जाए। अब देखो यहाँ पर ऑफलाइन तो क्लास नहीं चल रहा है, लेकिन तो उसी के तरीके, उसी के कॉन्सेप्ट बेस पर पूरे क्लास चलाई जा रही है। तो आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करिए, क्योंकि जैसा आप पढ़ेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। तो चलिए एक बार हम बता देते हैं आप सबको तीनों। देखिए हमने बताया था कि अगर हरी अवस्था में, ग्रीन स्टेज, हरी अवस्था में महक आने का कारण, तो हरी अवस्था में क्या हो जाए, हेक्सेनॉल, नाल। तो हरी अवस्था में अगर महक आता, केला की अगर हरी अवस्था उसमें महक आने का कारण हेक्सेनॉल,
अगर क्या है पकी अवस्था, क्या है पकी अवस्था में महक आने का कारण क्या हो जाएगा, तो पेंटेनॉल क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। उसके बाद अगर पूछ लेता अधिक पकी अवस्था, क्या हो जाएगा, अधिक पकी अवस्था। तो अगर अधिक पकी अवस्था में पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेनॉल। तो यहां पर ध्यान रखना, तीनों हमने बता दिया है। अगर हरी अवस्था है तो हाथ से हरी, हाथ से क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। हाथ से हरी हो जाएगा, हाथ से हेक्सेनॉल हो जाएगा। पकी अवस्था में पेंटेनॉल, और अधिक पकी अवस्था में क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेनॉल। ये तो अवस्थाएं होती है, उसमें महक आने का कारण है होता है। क्या होता है, एरोमा ड्यू टू, मतलब महक आने का कारण। जैसे अगर केला हरा है तो उसमें महक किसके कारण आता है, हेक्सेनॉल के कारण। अगर पक गए, नॉर्मल स्टेज में जो केला पक जाता है उस अवस्था में किसके कारण महक आता है, तो पेंटेनॉल। अगर अधिक पक गया, मोर रिफिनिंग मतलब अधिक पक गया है, तो उसमें महक किसके कारण आता है, तो आइसोपेंटेनॉल के कारण आता है। किसके कारण, आइसोपेंटेनॉल के कारण। और हमने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि बंची टॉप बीमारी किसमें होता है, तो केला में होता है। किसमें होता है, केला में होता है। बंची टॉप बीमारी केला में किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस द्वारा। बंची टॉप को और किस नाम से जाना जाता है, कैबेज टॉप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कैबेज टॉप के नाम से जाना जाता है। और बंची टॉप वायरस का पता किस टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है, तो टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। पनामा बेल्ट बीमारी किसमें होता है, तो ये भी केला में होता है। किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा, कवक द्वारा होता है। और जो गन्ने में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, क्या, गन्ने के पुष्पक्रम। तो गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन लगभग काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता, तो क्या कहा जाता, एरो। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, एरो। और गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को अगर पूछ लेता है कि गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो एरोइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरोइंग। इस तरह हो जाएगा कि गन्ने के पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, एरोइंग। गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, तो एरो कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और काफी बार लोगों को पूछा गया। कानपुर एक बार बनाया था तो ये पूछा था कि एरोइंग किससे संबंधित है, एरोइंग इज रिलेटेड टू, या एरोइंग किससे संबंधित है, या किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, गन्ना से। तो सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि एरोइंग होता क्या है, इसे किसे ये एरोइंग कहा जाता है। और पूछा गया था कि गन्ने की सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है, तो रेड राट हो जाएगा। कौन सी, रेड राट, जिसे बोला जाता है लाल सड़न। क्या बोला जाता है, लाल सड़न। ये गन्ने की सबसे भयानक बीमारी कौन सी, गन्ने, कवक द्वारा होता है। कवक का नाम क्या हो जाएगा, कलेक्ट्रोटाइकम फाल्केटम। क्या हो जाएगा, कलेक्ट्रोटाइकम फाल्केटम नामक कवक द्वारा होता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर पूछ लेता है कि गन्ने का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है, क्या होता है, हानिकारक कीट। तो हानिकारक जो कीट अगर पूछ लेता कि गन्ने का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है, तो कौन सा हो जाएगा, पायरेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पायरेला, जिसका जूलॉजिकल नाम पायरेला पर्कोसिला होता है। क्या होता है, पायरेला पर्कोसिला। लेकिन तो जो हमारे यूपी कैटेगरी में लगभग पूछा जाता है, यहीं तक पूछा जाता है। क्या, यहीं तक पूछा जाता है कि गन्ने का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है, तो पायरेला होता है। क्या होता है, पायरेला। इन सभी के कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, गन्ने को उपचारित किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। अब गन्ने को किससे उपचारित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एगलाल किससे उपचारित किया जाता है, एगलाल से उपचारित किया जाता है। बिफोर सोइंग, सोइंग बुआई से पहले। कब, बुआई से पहले उपचारित किया जाता है। और हमने बताया था कि गन्ने में अगर पूछ लेता है कि गन्ने की परिपक्वता किसके द्वारा मापा जाता है, मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन, परिपक्वता। तो गन्ने की परिपक्वता किससे मापा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो यहाँ पर बता रहे हैं, दो चार क्वेश्चन बता दे रहे हैं जो मतलब उस चैप्टर से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए। तो गन्ने में परिपक्वता किससे मापा जाता है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से। किससे, हैंड
रिफ्रैक्टोमीटर मैच्योरिटी किससे मापा जाता है? मैच्योरिटी मेजर्ड बाय इन शुगर केन किससे? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से मापा जाता है। किससे? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद गन्ने की जो सीड रेट अगर पूछ लेता है, टुकड़ों में पूछेगा क्या? टुकड़ों में। तो अगर टुकड़ों में पूछ लेगा तो 35 से 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। 35 से 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर कितना हो जाएगा? 35 से 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर। इस तरह अगर पूछ लेता है, अगर कुंटल में पूछ लेगा तो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता। कितना होता? 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये सब लगभग क्वेश्चन सब पूछे गए हैं और हमारे यूपी कैटर में ही पूछे गए। बीएचयू एचयू तो लगभग ही पूछे जाते हैं। तो अगर टुकड़े में 35 से 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर, कुंटल में पूछेगा तो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर कितना हो जाएगा? अगर वहां पर अगर आंखों के हिसाब से पूछ लेगा तो 3 आंख वाले ये हो जाएगा। 2 आंख वालों को अगर पूछ लेगा तो हमारा हो जाएगा 75 से 80 हजार टुकड़े हो जाएगा। और 1 आंख वालों पूछ लेगा तो 1,15,000 से 1,20,000 टुकड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,15,000 से 1,20,000 टुकड़े हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। तो जैसे किसी चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो आप सबको उसको हम बताते चल रहे हैं, ठीक है? तो उसको हल्के मन लेना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और शुगर केन का जो चैप्टर दिया है इकोनॉमी फर्स्ट में आएगा, जो 11th में हम सब पढ़े होंगे, उसको एक बार जरूर आप देख लेना कि उससे कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब में दिए हैं चैप्टर के पीछे। और लास्ट में जो 200-250 क्वेश्चन दिए वहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जनरल क्वेश्चन था, कुछ हम बता दिए आप सबको। आज के हम पढ़ेंगे बेर की खेती, जिसे बोला जाता है किंग ऑफ एरिड फ्रूट, शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ एरिड फ्रूट या शुष्क फलों का राजा। तो इससे भी एक दो क्वेश्चन पूछे गए जो लगभग पेपर में जो पूछे गए वो मुझे पता है, लेकिन तो हमें चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है और अच्छे से पढ़ना। बाई चांस कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाए ये कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? किंग ऑफ एरिड फ्रूट। एरिड फ्रूट, किंग ऑफ एरिड फ्रूट। हिंदी में से क्या कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा। शुष्क फलों का राजा। तो ये ध्यान रखना, पहले ये ध्यान रखना कि बेर को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ एरिड फ्रूट या शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा। क्या हमने आपको बताया था? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, शीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता? तो सेब को कहा जाता। किसे कहा जाता? सेब को कहा जाता। तो आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्या जगह पेड़। सबसे पहले आ जाता बोटेनिकल नाम या वनस्पति नाम। आप सबको ये तो पता 20 बार हमने बताया है कि बीएन मतलब क्या होता है? बोटेनिकल नेम या वनस्पति नाम। अब देखिए सबसे पहले दिया बेर का बोटेनिकल नेम। किसका दिया? अरे भारतीय बेर का। क्या रहेगा? भारतीय बेर का बोटेनिकल नेम। इंडियन बेर। देखो एक चाइनीज बेर है, एक इंडियन बेर है। क्या? चाइनीज बेर है और एक इंडियन बेर। अब भारतीय बेर का बोटेनिकल नेम जो होता है जिजिफस मेरिटियाना होता है। क्या होता है? जिजिफस मेरिटियाना। बाकी जो आगे चाइनीज उसको भी हम बताएंगे। तो भारतीय बेर का क्या हो जाएगा? जिजिफस मेरिटियाना। अगर वही चाइनीज बेर का बोटेनिकल नेम पूछ लेता तो जिजिफस जुजबा होता, जो आगे लगभग दिया गया है जिजिफस जुजबा। तो हमें बोटेनिकल नेम यहाँ दोनों याद रखना है। क्या दोनों याद रखना है? अगर वहां केवल बोटेनिकल नेम पूछ लेता कि बेर का बोटेनिकल नेम, तो ज्यादातर जो फेमस जिजिफस जुजबा ही माना जाता। क्या? जिजिफस जुजबा माना जाता है, या ऑप्शन के हिसाब से वहां पर सही माना जा सकता है। तो बेर का बोटेनिकल नेम जिजिफस मेरिटियाना, ये भारतीय बेर का बोटेनिकल नेम है। किसका? भारतीय बेर का। फैमिली जो या कुल हो जाएगा रैमेनिएसी। रैमेनिएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैमेनिएसी। ये फैमिली महत्वपूर्ण पूछी जाती है, इसलिए ये फैमिली तो हमें याद रखना है, क्योंकि बेर की फैमिली थोड़ा दूसरे जो हम पढ़ते हैं वो थोड़ा उससे अलग हटके है। तो बेर की जो फैमिली हो जाएगा रैमेनिएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैमेनिएसी। इसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 24, 48 और 96। डिप्लॉइड
ट्राइपोलॉइड और टेट्रापोलॉइड। क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड, ट्राइपोलॉइड और टेट्रापोलॉइड, जिसे द्विगुणित, त्रिगुणित और षष्ठ गुणित चतुर्थ गुणित जो भी बोला जाता है। तो बेर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 24, 48 और 96 होता है। कितना होता है? 24, 48 और 96। इसका ओरिजिन प्लेस जो है यहाँ पर दोनों माना जाएगा। एक भारतवर्ष भी कहा जाता है या भारत, क्या कहा जाता है? भारतवर्ष या भारत, और चाइना भी क्या कहा जाता है? भारतवर्ष या भारत और चाइना भी। तो हम अपने अगर इंटरमीडिएट की किताब में देखेंगे तो वहां पर भारत दिया, क्या दिया? भारत। एक बार यूपी बोर्ड के पेपर में भी पूछा गया था तो उसमें भारतवर्ष ही दिया था, तो भारतवर्ष को लगभग ज्यादातर सही माना जाता है। अगर भारत नहीं दिया है तो वहां पर हम चाइना लगाएंगे। तो ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान, या नेटिव प्लेस या मूल स्थान, तो क्या हो जाएगा इसका? भारतवर्ष या भारत या चाइना। तो पहला हमने बताया बोटेनिकल नेम, तो भारतीय बेर का बोटेनिकल नेम जिजिफस मेरिटियाना, फैमिली हो जाएगा रेमेनियसी, क्रोमोसोम नंबर 24, 48 और 96, ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस हो जाएगा भारतवर्ष, भारत या चाइना। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए आगे चाइनीज बेर, क्या हो गया? चाइनीज बेर। अब चाइनीज बेर का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? जिजिफस जुजुबा, क्या हो जाएगा? जिजिफस जुजुबा। तो इसको भी हमें याद रखना है कि अगर बोटेनिकल नेम केवल पूछेगा तो, अगर कॉमन यानी सामान्य रूप से बोटेनिकल नेम पूछ लेगा तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। अगर किसी कंडीशन लगा के पूछ लेता कि भारतीय बेर का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा या चाइनीज बेर का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? चाइनीज बेर का, भारतीय बेर का जिजिफस मेरिटियाना, भारतीय बेर का, उसके बाद चाइनीज बेर का क्या हो जाएगा? जिजिफस जुजुबा हो जाएगा। टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार, तो अष्टफल या ड्रूप होता। क्या होता? अष्टफल या ड्रूप। जो आम के फल का प्रकार भी होता, क्या होता? आम के फल का भी प्रकार होता, तो अष्टफल या ड्रूप। इडबल पार्ट क्या होता? खाने वाला भाग। मीजोकार्पिया मध्य फलवित होता, क्या होता? मीजोकार्पिया मध्य फलवित। तो ये होगा कि चाइनीज बेर का बोटेनिकल नेम जिजिफस जुजुबा हो जाएगा। टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार अगर पूछ लेता तो अष्टफल या ड्रूप। तो बेर के फल का प्रकार क्या हो जाएगा? अष्टफल या ड्रूप हो जाएगा। इडबल पार्ट, खाने वाला भाग, मीजोकार्पिया मध्य फलवित, क्या हो जाएगा? मीजोकार्पिया मध्य फलवित। तो लिए है चाइनीज बेर का जिजिफस जुजुबा, फल का प्रकार अष्टफल या ड्रूप। इडबल पार्ट क्या हो जाएगा? मीजोकार्पिया मध्य फलवित। तो ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आगे। बेर को कहा जाता है गरीबों का फल, पुअर मैन्स ऑफ फ्रूट। क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स ऑफ फ्रूट, गरीबों का फल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स ऑफ फ्रूट या गरीबों का फल भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। पहले हमने आप सबको बताया था किंग ऑफ बेरीड फ्रूट, शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता? तो बेर को कहा जाता है। गरीबों का फल भी किसे कहा जाता? तो किसे कहा जाता? बेर। अब ये क्वेश्चन इसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 12.8%। कितना होता है? 12.8% होता है। तो ये हो गया इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। बेर को क्या कहा जाता है? गरीबों का फल कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर पूछ लेगा तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा 12.8%। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाता अगला क्वेश्चन कि बेर में कौन से विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, या बेर में कौन से विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन सी तथा आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी तथा आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि बेर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है या बेर में कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो कौन सी विटामिन हमारी अधिक मात्रा बेर में पाई? विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम आप सबको पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो ये ध्यान रखना कि बेर किस विटामिन तथा किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? तो विटामिन सी तथा आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है।
अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बेर में कौन सा परागण होता है या किस प्रकार का परागण होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण होता है। कौन सा परागण होता है? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। अब किसके द्वारा होता है? बाई। किसके द्वारा होता है? तो इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट। एक दो क्वेश्चन और आप सबको यहाँ बताएंगे जो लगभग काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसको देखिए कि बेर में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है। व्हिच टाइप पॉलिनेशन आर फाउंड इन बेर, यानी बेर में किस प्रकार का पॉलिनेशन या परागण पाया जाता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन जिसे बोला जाता है पर परागण। अब किसके द्वारा होता है? तो इंसेक्ट द्वारा होता है। किसके द्वारा? इंसेक्ट या कीट द्वारा होता है। अब देखिए यहां पर हमें पूछ लेता है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, एंटोमोलॉजी। पहला क्वेश्चन हो गया कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? इन्हें कीट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है या परागण होता है उसे क्या कहा जाता है? एंटोमोफिली। कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोफिली। तो ये दोनों क्वेश्चन जब मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था तो पूछा गया था। कई बार जो मेरठ यूनिवर्सिटी 2 बार पेपर बनाए, दोनों बार में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए, बाई चांस कभी भी पूछा जा सकता है। और हमने बताया था कि कीटों के जो मुख्य मेन लक्षण क्या होते हैं? मेन कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट। कीटों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर होते हैं या 3 पेयर्स ऑफ लेग होती है। यह क्वेश्चन तो आपको याद ही होना चाहिए, फेमस क्वेश्चन है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोफिली। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो अभी तक हमने पढ़ाया, आप तक जितना भी लेक्चर पढ़ा आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइए कि जो हमने पढ़ाया आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वालिटी कैसी आ रही है देख लेना। वो खत्म ही कर पाएगा। चलिए बताइए आप सब लोग कमेंट बॉक्स में। क्या है देख मुझे क्वालिटी डाउन। ठीक है। अंकित पटेल बता रहे सर नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है बताइए भैया, आपको क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा समझ में? अंकित सिंह पटेल कह रहे सर नहीं आ रहा, और लगभग सभी लोग बता रहे आ रहा है। आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, आपको नहीं आ रहा है? अंकित सिंह पटेल बता रहे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। और बाकी स्टूडेंट का सभी कमेंट कर रहे हैं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा समझ में आ रहा है। आप ऐसे कहा भी रहे हो, बताओ भैया क्या आपको दिक्कत है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, बताइए जल्दी कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्या दिक्कत है? भैया वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है सुना जा सकता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है? इसमें लगा दे 8 के एनी टाइम, क्या पता 10 में अपन ऑप्शन दे। रवि बरेली सर हम भूल जाते हैं, हमें भूलने की दवा यही है कि आप अच्छे से लिख के याद करो, एक एक चीज लिखो अच्छे से, और इमेजिन करो एक चैप्टर पढ़ने के बाद कि हमने कौन सा क्वेश्चन हमने पढ़ा है। ये सोचा करो कि हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है, उसको लिख के याद करो। अगर मानते तुम्हें नहीं याद होता तो याद करो कोई भी चीज, तो उसको लिख के याद किया करो। एक क्वेश्चन 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, जब तक वो तुम्हें याद ना हो जाए। और उसको कहीं भी आप खाली बैठे तो उसको सोचा करो, थोड़ा सोचा करो
कि हमने आज कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, इस चैप्टर का हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है। सूखे फ्रूट की रानी, तुम्हें भैया समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा ये बताओ, फिर सूखे फ्रूट की रानी और राजा हम दोनों बताएंगे। सही बात, कोई स्टूडेंट कह रहा है याद नहीं करोगे तो समझ में कहां से आएगा। सही बात है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में कहां से आएगा। अब वही हाल होगा, जब तक आप कभी कुछ पढ़े नहीं होगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में। इंटर कॉलेज में क्या हो, घूमने जाते होंगे तो भी आपको अगर बोटेनिकल नेम नहीं पता होगा तो कहां से याद आएगा भैया। तो देखिए, किसी भी चीज को अगर सक्सेस होना तो उसके प्रति हमें लगन चाहिए, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। नवीन कुमार यादव सर, यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर कब? देखो यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर आप सबको अपलोड किया जाएगा, लेकिन तो अभी पहले पढ़ाई तो करो, अच्छे से याद करो सभी चीज। चलिए ठीक है भैया, चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब जो भी होगा आप सबको समझ, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा, एक आध को दो को, अब क्या किया जाए भैया, कोशिश करिए समझने की, ठीक है। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि बेर किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, विटामिन सी, तथा इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, किसके द्वारा होता है, बाई इंसेक्ट के द्वारा होता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। और कीटों द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है, एंटोमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटोमोफिली कहा जाता है। कीटों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, तो 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, 3 जोड़ी पैर। अब हम आगे देखते हैं। अब आ जाता है इसमें प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। क्या जाएगा, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन। तो इसमें प्रोपोगेशन या प्रवर्धन जो किया जाता है, रिंग बडिंग या टी बडिंग। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन एपीकेटेड में आया था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेर में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो रिंग बडिंग या टी बडिंग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रिंग बडिंग या टी बडिंग। अब देखोगे जो इसमें हमें प्लांटिंग करना होता है, ऐसे गोला के आकार का काट देते हैं, टी के आकार का शेप कैसे काट करके इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। टी के आकार का काट कैसे हम इसमें लाके ज्वाइन कर देते हैं, तो उसे ही बोला जाता है टी बडिंग या रिंग बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टी शेप का या ऐसे गोला के आकार के काट कैसे हमारा पौधा इसमें लाके ज्वाइन कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है रिंग बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिंग बडिंग। तो केवल इसमें हमें यही ध्यान रखना है कि बेर में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो रिंग बडिंग और टी बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे कि बेर का बीज कितने दिनों में जम जाता है। 25 से 30 दिनों में बुआई के, यानी बुआई के 25 से 30 दिन बाद इसमें जर्मिनेशन या अंकुरण हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि बेर का बीज, ये ज्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेर में प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो रिंग बडिंग और टी बडिंग द्वारा किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि बेर में प्रवर्धन करने का उपयुक्त समय। तो ये समझ लीजिए, जितनी भी हमारी बागवानी फसलें होती हैं उनकी रोपाई करने का और प्रोपोगेशन और प्रवर्धन करने का जो उपयुक्त समय माना जाता है, जून से जुलाई या जुलाई से अगस्त ही माना जाता है। क्या माना जाता है, जून से जुलाई या जुलाई से अगस्त माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर जरूर ध्यान देना कि अगर आप सबको नहीं पता कि बेर में प्रवर्धन करने का उपयुक्त समय क्या है, तो जून से जुलाई हो जाएगी। या बागवानी फसल की रोपाई करने का उपयुक्त समय क्या है, तो जुलाई से अगस्त या जून से जुलाई माना जाता है। तो केवल आप इतना ध्यान रखना बस। अब आ जाता है कि बेर के पुष्करण को क्या कहा जाता है, साइमोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइमोज। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बेर, बेर के पुष्करण को क्या कहा जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बेर इज नोन एज, तो क्या कहा जाता है, साइमोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइमोज कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि बेर में प्रवर्धन करने का उपयुक्त समय जून से जुलाई, इसके या किस प्रकार का इसमें पुष्करण पाया जाता, तो साइमोज। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाँ, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और तीनों पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, इसलिए ये तीनों क्वेश्चन तो याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि बेर में कटाई तथा छटाई करने का उपयुक्त समय, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑप्टिमम टाइम, यानी बेर में कटाई तथा छटाई करने का उपयुक्त समय, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय जो क्या होता है, तो मई से जून होता है। कटाई तथा छटाई करने का उपयुक्त समय, तो कटाई तथा छटाई करने का जो उपयुक्त समय होता है तो वो क्या होता है, मई से जून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बेर में फूल कब आते हैं। ये सब क्वेश्चन तीनों पूछे गए। तो बेर में जो फूल कब आते हैं, सितंबर से अक्टूबर माह में आते हैं। कब आते हैं, सितंबर से अक्टूबर माह में आते हैं। बेर में शर्करा की मात्रा 12 से 18% होता है। कितना होता है, 12 से 18% होता है। कितना होता है, 12 से 18%। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हमने बताया कि बेर में कटाई तथा छटाई करने का उपयुक्त समय मई से जून। इसमें फूल आने का समय कब होता है, तो सितंबर से अक्टूबर होता है। बेर में शर्करा की मात्रा कितनी होती है, तो 12 से 18%। अब हम आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया कि गरीबों का छुहारा किसे कहा जाता है। गरीबों का छुहारा किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बेर को। अब तीन चीजें हमने यहाँ पर बताया है। पहला हमने आप सबको क्या बताया कि गरीबों का फल किसे कहा जाता है। गरीबों का फल किसे कहा जाता है, तो बेर को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो बेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बेर को। और गरीबों को छुहारा भी किसे कहा जाता है, तो बेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। अब देखिए स्पेसिंग इसमें आ जाता है। कोई स्टूडेंट कल का बेटा से पूछ रहा सर पिच में स्पेसिंग, आप पिच जो हमारी आटो है उसमें स्पेसिंग कितना रहेगा। तो देखिए स्पेसिंग सभी फसलों का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। हम बता दे रहे हैं उसकी स्पेसिंग कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। जिसमें स्पेसिंग महत्वपूर्ण उसको आप सबको बताया जा रहा है, जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं उसको हम सब। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, आप सबको इतना पढ़ा दिया जाएगा कि लगभग आपको एक चैप्टर जो बेर का कल्टीवेशन आप कम से कम 5 पेज में पढ़ोगे, लेकिन तो उतना नहीं पढ़ाया जा रहा। वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब उसमें 6x7 मीटर रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 6x7 मीटर रखा जाता है आडो या पिच में। अब बेर में स्पेसिंग 6x6 मीटर रखा जाता है। कितना, 6x6। और पीएच कितना होना चाहिए, तो 8 से 9 होना चाहिए। पीएच यानी भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए बेर की खेती के लिए, तो 8 से 9। क्या होना चाहिए, 8 से 9। देखोगे कि बेर का पौधा अधिकतर जो ऊसर होती है, यानी जो ऊसर जो जमीन होता है वहां पर बेर का अगर पौधा उग गया तो आसानी से वहां ग्रो हो जाता है। क्योंकि जो खराब सॉइल होता है वहां पर बेर अच्छी तरीके से होता है। जो क्षारीय मृदा हो जाती है अधिकतर वहां पर बेर, मतलब बेर का पौधा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकता है। तो ये ध्यान रखना कि बेर को गरीब यानी गरीबों को छुहारा किससे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। बेर में स्पेसिंग 6x6 मीटर रखा जाता है। पीएच कितना हो जाएगा, 8 से 9। अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखिए बेर के बीजों की बुआई कब की जाती है, तो फरवरी से मार्च में भी की जाती है और वर्षा ऋतु में भी की जाती है। कब की जाती है, फरवरी से मार्च में और वर्षा ऋतु में। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ लेता कि बेर के बीजों की बुआई कब की जाती है, मतलब जो हमारे सीड होते हैं, क्या होते हैं सीड, उनकी बुआई करने का उपयुक्त समय कब माना जाता है, तो फरवरी से क्या हो जाएगा, फरवरी से मार्च हो जाएगा और वर्षा ऋतु हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन। उसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बेर का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, तो बेर का पौधा 3 से 4 वर्षों में फल देने लगता है। कितने वर्षों में फल देने लगता है, तो 3 से 4 वर्षों में फल देने लगता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। पहला हमने ये बताया कि बेर के बीजों की बुआई कब करनी चाहिए, तो फरवरी से मार्च और वर्षा ऋतु यानी जून से जुलाई। बेर का पौधा कितने वर्षों में फल देने लगता है, तो 3 से 4 वर्षों में फल देने लगता है। कितने वर्षों में फल देने लगता है, 3 से 4 वर्षों में फल देने लगता है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अब आगे कि बेर की किस्में कितने प्रकार की होती हैं, या बेर की किस्में कितने प्रकार की पाई जाती है, कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की किस्में होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की किस्में होती है। पहला हो जाएगा पेबंदी बेर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गोल बेर। पेबंदी मतलब जो देखे होंगे कुछ
कुछ बेर हमारे जो लंबे होते हैं, क्या होते हैं, लंबे बेर जो पाए जाते हैं। ऐसे देखे होंगे कि मार्केट में कुछ लंबे बेर भी उपलब्ध रहते हैं, और कुछ बेर क्या होते हैं, गोल ऐसे रहते हैं। क्या रहते हैं, गोल रहते हैं। तो इसके दो प्रकार की बेर की किस्में पाई जाती है, पेबंदी बेर हो जाएगा, दूसरा गोल बेर। तो ये ध्यान रखना, क्यों हमें इसमें इतना ध्यान रखना कि बेर की किस्में कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की, दोनों के हमें नाम याद रखना। पहला हो जाएगा पेबंदी बेर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गोल बेर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बेर में फल तथा फूल को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, NaA। अधिकतर हमने यही बताया, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। किसका प्रयोग किया जाता है, NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बेर की किस्में हमने बता दिया, दो प्रकार की होती हैं, पेबंदी और गोल बेर। बेर में फल तथा फूल को गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NaA। इसका ट्रेड नेम क्या, प्लेनोफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रेड नेम प्लेनोफिक्स। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए बेर का फल कितने दिनों में लगभग तैयार हो जाता है। इन्हें फूल आने से लेकर फल मैच्योर होने तक ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है, तो 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाता है। कितने दिनों में तैयार हो जाता है, 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि बेर का फल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाता है, तो 120 से 130 दिनों में तैयार हो जाता है। अब आ जाती वैरायटियां, प्रजातियां। क्या हो जाएगा, वैरायटियां, प्रजातियां। अब वैरायटियां, प्रजातियां कौन कौन सी, गोला, बनारसी कड़ाका, सिंदूरा, कैथाली, उमरान, इलायची और जोगिया बेर। इसमें जो वैरायटी महत्वपूर्ण है उसको तो हमें याद रखना है। जैसे पूछा जाता है गोला, बनारसी कड़ाका, ये सब वैरायटी पूछी जाती है। गोला, बनारसी कड़ाका, कैथाली, उमरान, इलायची, जोगिया बेर, ये वैरायटी तो हमें याद ही होना चाहिए। एक एक वैरायटी जो हमने 4 से 5 वैरायटी बताई, ये तो इसकी वैरायटी याद होनी चाहिए। गोला, बनारसी कड़ाका, कैथाली, उमरान, इलायची और जोगिया, ये सब बेर काफी महत्वपूर्ण है, उसको हमें याद होना चाहिए। तो ये वैरायटी हो गई कि गोला, बनारसी कड़ाका, कैथाली, उमरान, इलायची और जोगिया बेर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आ जाता है इल्डिया उपज। क्या आ जाता है, इल्डिया उपज। तो बेर में जो इल्डिया उपज होता है 100 से 200 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष होता है। क्या होता है, यानी एक पेड़ से अगर देखा जाता है, क्या एक पेड़ से, तो 100 से 200 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष, या 1 से 2 कुंटल प्रति पेड़ प्रति वर्ष होता है। दोनों का तरीका वही है, चाहे 100 से 200 किलोग्राम कहा जाए या 1 से 2 कुंटल प्रति पेड़ प्रति वर्ष। तो इल्डिया उपज हो गया। क्या हो गया, इल्डिया उपज। तो ये हमारी थी बेर का कल्टीवेशन या बेर की खेती। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी वो है अंगूर की खेती। क्या हो जाएगा, अंगूर। क्या जिसे बोला जाता है ग्रेप। ग्रेप मतलब अंगूर। अब क्या जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स या अंगूर की खेती। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो हमने आप सबको कंप्लीट करा दिया बेर की खेती। अब आ जाएगा अंगूर की खेती। क्या हो जाएगा, ग्रेप्स कल्टीवेशन या अंगूर की खेती। तो अब आ जाता है अंगूर का बोटेनिकल ब्रिटिश बेनीफेरा। क्या हो जाएगा, बोटेनिकल ब्रिटिश बेनीफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटिश बेनीफेरा। फैमिली आकुल क्या हो जाएगा, बीटीएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैमिली आकुल क्या हो जाएगा, बीटीएसी। तो पहले हमने आप सबको बताया अंगूर का बोटेनिकल ब्रिटिश बेनीफेरा। फैमिली क्या हो जाएगा, बीटीएसी। क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 38। ओरिजिन प्लेस हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका। जैसे हमने आप सबको आलू भी बताया था और टमाटर, इन सभी का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, साउथ अमेरिका या पेरू माना गया है। तो इससे एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो इसीलिए इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। अंगूर का बोटेनिकल ब्रिटिश बेनीफेरा, फैमिली बीटीएसी, 2n = 38। ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट, तो टाइप ऑफ फ्रूट या फल का प्रकार क्या हो जाएगा, बेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेरी। इडिबल पार्ट, खाने वाला भाग, पेरिकार्प, क्या हो जाएगा, पेरिकार्प। तो टाइप ऑफ फ्रूट अगर पूछ लेता कि अंगूर के फल का प्रकार क्या हो जाएगा, तो बेरी। इडिबल पार्ट या खाने वाला भाग क्या हो जाएगा, तो पेरिकार्प। उसके बाद अंगूर के पुष्करम क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनिकल। अगर पूछ लेता कि अंगूर के इन्फ्लोरेसेंस यानी इसके पुष्करम को क्या कहा जाता, तो पेनिकल। फल का प्रकार बेरी, खाने वाला भाग क्या हो जाएगा, पेरिकार्प। पुष्करम को क्या कहा जाता, तो पेनिकल। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें शर्करा की मात्रा पूछा जा सकता है कि अंगूर में शर्करा की मात्रा कितनी होती है, तो 24 से 28% होता है। कितना होता है, 24 से 28%। इन शुगर कंटेंट इन ग्रेप्स, अंगूर में चीनी की मात्रा कितनी होती है, तो 24 से 28% होता है। अब ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। या इस तरह पूछा जा सकता है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है। किसमें, अंगूर में पाया जाता है। ये दो क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है। शर्करा की मात्रा पूछ लेगा तो 24 से 28% कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद आता है कि अंगूर में कटाई तथा छटाई करने का उपयुक्त समय, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, यानी कटाई तथा छटाई करने का उपयुक्त समय क्या होता है, तो दिसंबर से जनवरी होता है। क्या होता है, दिसंबर से जनवरी। तो ये ध्यान रखना है, अंगूर में शर्करा की मात्रा 24 से 28, कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कटाई तथा छटाई करने का उपयुक्त समय क्या हो जाए, तो दिसंबर से जनवरी। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ जाता है कि भारत में सबसे अधिक अंगूर की खेती कहाँ पर होती है, या कहाँ पर इसका उत्पादन, तो कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन लगभग कई बार पूछा गया है कि अंगूर में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो प्रोपोगेशन मेथड इन ग्रेप्स, तो जिसे बोला जाता है हार्डवुड कटिंग। क्या बोला जाता है, हार्डवुड कटिंग, या इसे कहा जाता है कठोर काष्ठीय कलम। क्या कहा जाता है, कठोर काष्ठीय कलम। तो ये तो हमें याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण है कि अंगूर में प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है कठोर काष्ठीय कलम या हार्डवुड कटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्डवुड कटिंग कहा जाता है। तो सबसे अधिक खेती कहाँ पर होता है, हमने आप सबको बता दिया, महाराष्ट्र। प्रोपोगेशन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हार्डवुड कटिंग या कठोर काष्ठीय कलम द्वारा किया जाता है। अब देखिए हमने बताया था कि अभी आप सबको देर में बताया, तभी आ गया कि अंगूर में फल तथा फूल को गिरने से रोकने के लिए किसका, नेप्थलीन एसिटिक एसिड या प्लेनोफिक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी का ट्रेड नेम आप सबको हमने बताया क्या, प्लेनोफिक्स। अब इसकी वैरायटी महत्वपूर्ण है, वैरायटी भी पूछी जाती है और कई बार लगभग पूछी गई है। तो पहला हो जाएगा परलेट, ब्यूटी सीडलेस, अर्का कंचन, अर्का हंस, अर्का श्याम, थॉमसन सीडलेस, ये सब वैरायटी महत्वपूर्ण है। तो जो वैरायटी यहाँ पर बताया जा रहा है वो तो काफी महत्वपूर्ण वैरायटी, परलेट और ब्यूटी सीडलेस, अर्का कंचन, अर्का हंस, अर्का श्याम और थॉमसन सीडलेस। क्या हो जाएगा, थॉमसन सीडलेस। अर्कावती ये भी हो जाएगा, अर्कावती वैरायटी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना वैरायटी है, इसमें तो वैरायटी याद रख लेना, हो सकता है एक वैरायटी पूछी जा सकती है। परलेट, ब्यूटी सीडलेस, अर्का कंचन, अर्का हंस और अर्का श्याम, ये सब वैरायटी काफी महत्वपूर्ण है। तो फल तथा फूल को गिरने से रोकने के लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड वैरायटी आप सबको हमने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है अंगूर में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी प्रचुर मात्रा में, तो मैलिक एसिड भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड भी पाया जाता है। स्पेसिंग कितना रखा जाता है, 2 × 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितना, 2 × 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अभी हमने बताया था टार्टरिक अम्ल भी किसमें पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अंगूर में। और मैलिक एसिड भी किसमें पाया जाता है, अंगूर में। स्पेसिंग कितना रखा जाता है, 2 × 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। कितना, 2 × 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवस्था कि अंगूर में ट्रेंडिंग क्या हो जाएगा? ट्रेंडिंग या सधाई जिसे बोला जाता है। क्या होता है? ट्रेंडिंग या सधाई करने की विधि कौन कौन सी होती है? जैसे देखोगे कि अंगूर का अगर हम पौधा ऐसे लगा दे तो इसको पहले क्या किया जाता है? यानी ये लकड़ी के सहारे इसको ऊपर चढ़ाया जाता है, तो इसे बोला जाता है ट्रेंडिंग या सधाई। क्या हो जाता है? ट्रेंडिंग या सधाई। अब सधाई क्या होता है? पहले हम पौधा लगा देंगे, उसके बाद इसको लकड़ी के सहारे इसकी जो लताएं होती हैं, वाइन या लताएं होती है, उसको चढ़ाया जाता है। देखिए होगी इसकी लताएं क्या होती है? जमीन पर रेंगने वाली होती है। क्या होती है? रेंगने। यानी ये इसमें लकड़ी नहीं पाई जाती, ये लताएं जमीन पर रेंगने वाली, तो उसी का सहारा देके इसमें कोई ट्रेंडिंग या सधाई की क्रिया की जाती है। अब किन किन विधियों से इन्हें ट्रेंडिंग या सधाई की क्रिया किन किन विधियों से की जाती है? तो पहला हो जाएगा हेड सिस्टम, दूसरा हो जाएगा निफिन सिस्टम, तीसरा हो जाएगा पंडाल सिस्टम, और चौथा हो जाएगा टेलीफोन सिस्टम। क्या हो जाएगा? टेलीफोन सिस्टम। तो ये ध्यान रखना, अंगूर में ट्रेंडिंग या सधाई की विधियां कौन कौन सी, कितनी विधियों से की जाती? 4। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ट्रेंडिंग या सधाई की कितनी विधियों से की जाती? 4। अब चारों के नाम हमें पता होना चाहिए। हेड सिस्टम, निफिन सिस्टम, पंडाल सिस्टम और टेलीफोन सिस्टम। क्या हो जाएगा? टेलीफोन सिस्टम। इन विधियों से हमें, चारों विधियों से अंगूर को, मतलब अंगूर की जो तने होती है, लताएं होती है, उनको सहारा देकर ऊपर चढ़ाया जाता है। क्योंकि जानते हो अगर अंगूर का जो फल अगर जमीन पर कहीं टच हो जाएगा तो सड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा? सड़ने लगेगा। अब देखिए हमने चारों विधियों के नाम बता दिए। अब आ जाता है कि अंगूर में निफिन सिस्टम विधि को किसने विकसित किया था? यानी अंगूर में जो निफिन सिस्टम विधि होता है उसको किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर विलियम सिस्टम ने। डॉक्टर विलियम सिस्टम ने कब विकसित किया था? 1850 में। कब विकसित किया था? 1850 में। तो ये ध्यान रखना कि अंगूर में निफिन, तो चारों विधियों के नाम हेड सिस्टम, निफिन सिस्टम, पंडाल सिस्टम और टेलीफोन सिस्टम। इन विधियों से सधाई की जाती है। अब आया था कि निफिन सिस्टम को किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर विलियम सिस्टम ने 1850 में। अब आया था कि पंडाल सिस्टम को और क्या कहा जाता है? परगोला विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परगोला विधि कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, इन सभी विधियों के हमें नाम याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है या किस क्रॉप से संबंधित है, या इससे कौन सी क्रिया की जाती है, या किस फसल में यह उपयोग किया जाता है। पंडाल सिस्टम को क्या कहा जाता है? परगोला विधि भी कहा जाता है। परगोला सिस्टम या परगोला विधि भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लगभग 2 क्वेश्चन है। तो हमने बेर की कल्टीवेशन पूरा पढ़ा दिया और अंगूर की खेती आज सबको कंप्लीट करा दिया। अब इंडिया उपज इसमें कितना होता है? क्या होता है? इंडिया उपज। तो इंडिया उपज होता है 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें देखे होगे कि ये सीजन समाप्त होने पर भी उपलब्ध रहता है, तो क्या क्या इसको कोल्ड स्टोरेज यानी मंडियों में इसको स्टोरेज किया जाता है। तो भंडारण के लिए क्या होना चाहिए? हमें टेम्परेचर उपलब्ध होना चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद अपेक्षित आर्द्रता जिसे बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या RH लिखा जाता है शॉर्टकट में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? तो 85 से 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 से 90%। तो अंगूर में इंडिया उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। स्टोरेज भंडारण के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो 85 से 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 85 से 90% होना चाहिए। तो ये जो आज हमने आप सबको कंप्लीट कराया हार्टिकल्चर यानी बेर कल्टीवेशन और ग्रेप्स। उसके बाद अब कल जो मेरी जो क्लास रहेगी तो आप सभी लोग जितना पढ़ाई जरा एक एक चीज अच्छे से याद करिए, क्योंकि